जैसे आपके जो 4 सालों को कैसे डिवाइड किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3 पार्ट फर्स्ट, फेज 3 पार्ट 2, ऐसे ही किया है। तो 4 साल के 4 मॉड्यूल्स हैं, आ जाओ फटाफट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो आपके मॉड्यूल्स है 5, 1.1 टू लेके 1.5 तक एचकॉम के मॉड्यूल्स है, ठीक है, ये है। और इनको आवर्स कितने दिए, 34 आवर्स डेजिग्नेट किए अपन, 34, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कि अपन की परफॉर्म से भी ऊपर या उसके एट पार किसको मानते हैं अपन, काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशन को। उसकी काउंसलिंग कर पा रहा है कोई, वो उससे भी इम्पोर्टेंट मानते हैं अपन हाई लेवल, है ना। तो जैसे ये किस में आता है, 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, जैसे नॉलेज, ठीक है। उसके बाद में एक होता है साइकोमोटर मतलब कम्युनिकेशन वाला, जो एचकॉम जो बेसिकली क्या साइकोमोटर पार्ट ऑफ लर्निंग होता है, साइकोमोटर, ठीक है। तो कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो आप, उसको कैसे काउंसलिंग पर कर पा रहे हो, इन्फॉर्म कर पा रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है पेशेंट के प्रति, एज ए डॉक्टर, अपने कलीग्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, ठीक है। और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, ठीक है। आप जैसे अपने पेशेंट को काउंसलिंग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आप जो आपके पास पेशेंट आ रहा है उसको अपनी उसकी डिजीज की सीवियरिटी के बारे में बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। ठीक है, एक तो जो सबसे पहले अपने छोटे लेवल पे बात करी तो नॉलेज, है ना। नॉलेज के बाद में अपन बात करते हैं स्किल्स, ठीक है। स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन एंड एथिक्स कैसे हैं उसके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं साइकोमोटर पार्ट, उसका कैसे आ रहा है अपना, ठीक है। एटकॉम मॉड्यूल है वो बेसिकली क्या है, साइकोमोटर जजमेंट करता है आपका, साइकोमोटर आप कितने मैच्योर हुए हो, कम्युनिकेशन के लिए, स्किल्स के लिए, एथिक्स के लिए कितने मैच्योर हुए हो, ठीक है। अभी पिछले दिनों इंस्पेक्शन देखा, आप सबने इंस्पेक्शन देखा होगा, है ना। एनएमसी की टीम आई थी, उसके अलावा कहाँ से आए थे लोग, यस, है ना, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मतलब उसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पीपल थे, है ना। तो उसका मतलब जितनी आपकी क्वालिटी अच्छी है ना, जितना आपका एटकॉम मॉड्यूल अच्छा है, जितने आपकी स्किल्स अच्छी है, जिसमें आपकी नॉलेज अच्छी है, आप उसको कैसे कर पा रहे हैं, आपके कॉलेज में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। मेंटर मेंटी प्रोग्राम क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है, लॉग बुक का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। कितने आवर्स डेडिकेट करने हैं लर्निंग को, कितने करने हैं, इंटरेक्टिव लेसन्स को कितने करने हैं, तो वो सब कुछ फिक्स होता है वर्ल्ड वाइड। तो उसको ही अपने इंडियन के लेवल पे लाना है। अगर उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप जैसे आपकी लॉग बुक है, अब जैसे कुछ लोग यूएसएमएल वगैरह गए थे, है ना, तो वापस आके इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारी लॉग बुक मांग रहे हैं वहां पे। तो अभी जो अपन समझ रहे हैं जैसे लॉग बुक भाई कुछ नहीं है, लॉग बुक तो अपन वैसे ही कर देंगे, लॉग बुक तो बोझ है, तो वो बाद में लगता है कि लॉग बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी से आपके लॉग बुक में डेट को मेंशन करना, कहाँ पे पोस्टिंग है, कौन से डेट को पोस्टिंग है, पोस्टिंग आ रही है, प्री क्लिनिक, अभी तो प्री क्लिनिकल चल रहे हैं, फिर आपके पैरा क्लिनिकल आएंगे। पैरा क्लिनिक मतलब फार्मापैथ, माइक्रो, फोरेंसिक, कम्युनिटी मेडिसिन, ये पैरा क्लिनिक्स में आते हैं। फिर आता है आपका क्लिनिक्स, उसमें कैसे ओस की बेस हो, कैसे एग्जाम हो रहा है, ओसपी कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हर चीज का आपके लॉग बुक में एंट्री एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए, है ना। कितने पेशेंटों को आपने काउंसलिंग किया, कितने पेशेंटों को आपने ब्रेकिंग द बेड न्यूज, समझते हो ब्रेकिंग द बेड न्यूज का क्या मतलब होता है, कि आपका पेशेंट मान लो अचानक पेशेंट का सीपीआर शुरू हो जाता है, या किसी पेशेंट को डायग्नोस होता है मैलिग्नेंसी, कैंसर डायग्नोस हो जाता है, तो आप उसके पेशेंट को, सीबीसी आपके पास आई है, उसकी पिक्चर आ गई ल्यूकेमिया की, तो आप उसको कैसे काउंसलिंग करते हो, ठीक है। तो वो आपके आए एटकॉम मॉड्यूल्स में आता है, एथिक्स, एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन में आता है ये, ठीक है। अच्छा, अपना क्या गोल है, आईएमजी क्रिएट करना, ठीक है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट क्रिएट करना। और उसके जो रोल्स होते हैं आईएमजी के, क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड होता है आईएमजी से। जैसे ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात होगी, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। तो एटीट्यूड और कम्युनिकेशन को बाद में रखा है, इसका मतलब हायर लेवल है। और जैसे अपन गोल्स की बात करें, है ना, जैसे ए प्रोजेक्टेड स्टेट ऑफ अफेयर दैट पर्सन और सिस्टम प्लान्स टू अचीव, ठीक है।
जैसे मान लो किसी को फुटबॉल का मैच हो रहा है ना, तो उसका क्या होता है, गोल क्या होता है, गोल करना नहीं, गोल करना था और कुछ होता है फुटबॉल के मैच में। या अपन बात करें जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप का गोल क्या है, मतलब मैच जीतना या वर्ल्ड कप जीतना है ना, वर्ल्ड कप जीतना इज मेन गोल, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ रहे हो, मतलब गोल क्या है, एक बड़ी टर्म है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक हो जाता है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव अचीव करने पड़ेंगे आपको। जैसे गोल करना क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हो गया उसका, ठीक है, और मैच जीतना क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। या आपकी जो फिटनेस मेंटेन है, आप औरों से बढ़िया खेलो, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव के पार्ट आ जाते हैं अपने। मेन गोल होता है जो फाइनल अचीवमेंट क्या होता है। वैसे एमबीबीएस का फाइनल गोल क्या होता है कि आईएमजी क्रिएट करना, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट करना, और उसमें फिर अपन डिवाइड करते हैं कंपेटेंसीज क्या क्या होनी चाहिए उसमें, ठीक है। कंपेटेंसीज हर जैसे मेडिसिन की बात करें, है ना, जैसे मेडिसिन में मेडिसिन हूं तो मेडिसिन की बात करता हूँ। मेडिसिन में अपने क्या 26 कंपेटेंसी दे रखी है, उसमें भी फिर फर्दर डिवाइडेड है। तो इसे करिए कुल मिला के 200 या 250 आपको कंपेटेंसीज दी गई है। मतलब इनको जैसे बीपी लेना आना चाहिए, इनको शुगर लेना आना चाहिए, इनको सीबीसी लेना आनी चाहिए, ठीक है, इनको राइस ट्यूब आना चाहिए, इनको कैथेटर डालना आना चाहिए, इनको आईवी कैनुला लगाना आना चाहिए। तो वो सब क्या होती है, कंपेटेंसीज होती है, ठीक है। अब कंपेटेंसीज का लेवल अलग अलग हो सकता है, जैसे डोमेन्स होते हैं कंपेटेंसी के, वो नॉलेज बेसिस होनी चाहिए। जैसे कॉज ऑफ फीवर पता होनी चाहिए, कॉज ऑफ फीवर का मतलब है कि नो, ठीक है, जो नो वाली नॉलेज वाली लेवल पे है। फिर नो हाउ, फीवर कैसे कराता है, कौन सा करा रहा है, फीवर आ रहा है तो इसकी वजह से ये फीवर हो सकता है, इसकी वजह से ये फीवर कराता है। फीवर कैसे कराता है, कैसे इंटरफेरेंस रिलीज होते हैं, कैसे इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं, कैसे पायरोजेंस क्रिएट होते हैं, है ना। उसकी बेसिक पैथोलॉजी एक तरह से अपन जो पता कर ली, वो क्या है, नो हाउ। फिर आता है उसकी स्किल्स। स्किल मतलब अगर फीवर का पेशेंट है, उसकी सीबीसी आई, तो सीबीसी को इंटरप्रिटेट करना क्या हो गया, एक स्किल हो गई आपके लिए, ठीक है। फिर उसका मान लो सीबीसी आप करके दिखा पा रहे हो, तो वो परफॉर्म का लेवल आ गया। पीबीएफ करके दिखा पा रहे हो, परफॉर्म का लेवल आ गया। तो अपना जो यूजी के लेवल पे जो परफॉर्म कहां तक होता है, अंडर द सुपरविजन। एक्सपेक्टेड होता है कि आप अंडर द सुपरविजन आइस ट्यूब डाल दो, अंडर द सुपरविजन आप कैनुला लगा दो, अंडर द सुपरविजन आप फोलिस कैथेटर लगा दो। तो ये क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस की कंपिटेंसी होती है। तो इसका कंपिटेंसी की क्या होती है फुल फॉर्म, डेफिनेशन, हैबिचुअल एंड जुडिशियल, मतलब आपकी हैबिट में आ जाना चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका आपको नॉलेज हो जाना चाहिए। यूज ऑफ कम्युनिकेशन जो है आइटकॉम का पार्ट है, नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, क्लिनिकल रीजनिंग, इमोशंस, वैल्यूज। तो इमोशंस वाला पार्ट है, वैल्यूज वाला पार्ट है, और कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। ये किस में आता है, आपका एटकॉम में। फिर आगे आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है, उसको भी जैसे अपन ने एग्जांपल देके दिखा, गोल करना क्या है, ऑब्जेक्टिव। फुटबॉल मैच में गोल करना क्या है, ऑब्जेक्टिव है, न कि उसका फाइनल गोल है। नाम उसका जरूर गोल है, ठीक है। और जो आप अपनी जो बेसिक क्लास है वो क्या है, उसको वापस देखते हैं अपन कि व्हाट इज मीन ऑफ बीइंग ए क्लिनिशियन। एक डॉक्टर होने का क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे अपन आईएमजी के गोल्स क्या है बेसिकली, और उसके रोल्स क्या हैं। आईएमजी के क्या क्या रोल्स होते हैं, ये अपना आज का बेसिक टॉपिक है वैसे, है ना। व्हाट डज इट मीन टू बी ए डॉक्टर, ठीक है। तो ये अपनी आज की ये कंपिटेंसी हो गई एक तरह से, मॉड्यूल 1.1। और उसमें जो कंपिटेंसी जो आ रही है वो क्या है, कंपिटेंसी ये जो 4 कंपिटेंसी चेक करी जा रही है आपकी। इनुमरेट एंड डिस्क्राइब द प्रोफेशनल क्वालिटीज एंड रोल्स ऑफ फिजिशियन, ठीक है। फिजिशियन की क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या उसके रोल्स होने चाहिए। क्या क्या रोल्स होते हैं फिजिशियन के, इसको अपन ट्रिक से याद कर लेते हैं। 2C, 2L एंड 1P। C का मतलब
क्लिनिशियन, ठीक है, वो एक अच्छा क्लिनिशियन होना चाहिए। अब क्लिनिशियन का क्या मतलब है अपन अभी देखेंगे आगे, ठीक है। एल का मतलब क्या है, और दूसरे सी का मतलब क्या है, कम्युनिकेटर। ही शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। जो एटकॉम में पार्ट आता है कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेटर होना चाहिए, ठीक है। फिर एल, एल का मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर, उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कोई एग्जांपल याद है आपको, जो भी आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल में? लाइफ लॉन्ग लर्निंग किसको बोलते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे अपन ने कोविड में देखा होगा आप सबने, ठीक है, कि कोविड से पहले क्या लग रहा था कि हर कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं है, लगभग हर बीमारी का इलाज आ गया, हर बीमारी को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। पर जैसे ही कोविड आया तो अपने को पता पड़ा कि अपनी तो नॉलेज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो इतना अपन ने सालों से अपन बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े ये कर देंगे, चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, बट एक ऐसी चीज थी जो अपने को, जिसको अपन देख ही नहीं पा रहे, वो इतनी लीथल है कि सारी दुनिया को 2 साल के लिए उसने एक तरह से जाम कर दिया, ठीक है, बिल्कुल वहीं के वहीं सीज कर दिया। तो इसका क्या है इंपॉर्टेंस है कि अपने को लाइफ लॉन्ग लर्नर तो रहना ही पड़ेगा डॉक्टर को। डॉक्टर के लिए सब बोलते हैं कि भाई कितना पड़ेगा, ठीक है, और 15 साल तो मिनिमम, अगर डीएम का किसी का टारगेट है तो 15 साल तो उसको लेके चलनी है। तो आप समझ रहे हो लाइफ लॉन्ग लर्नर, कोई भी जो डॉक्टर है उसकी पीछे की जो डेस्क है वो सारी किताबों से भरी रहती है एनी टाइम। किसी को करता नया केस आ जाता है तो अपने को सारा, क्यों इतना सारा मटेरियल सोर्स इतना सारा है, कोई फिक्स फॉर्मूला है नहीं मैथ्स की तरह, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का पहाड़ा याद कर लिया, 10 का पहाड़ा याद कर लिया, फिक्स हो जाएगा। हजारों बीमारियां हैं, हजारों डायग्नोसिस है, हजारों ट्रीटमेंट है, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी की चीज कंप्लेन की अपन बात करें, कोई कंप्लेन करता है तो कंप्लेन्स कैसी होती है, आपने वो बॉल्स देखी है क्या? जैसे 5 कलर की बॉल्स है, 5 कलर की बॉल्स को अपने कितने तरह से जमा सकते हैं? 5 कलर की बॉल है ना, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट येलो। अब उनको अरेंज करना है अपने को रैंडमली, तो कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? 5 बॉल्स है आपके पास, फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1, मतलब 20 तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब 5 कंप्लेन से 20 बीमारियां, मोटी मोटी बीमारियां बन सकती है। ये तो जैसे एग्जांपल है, उसके 5 कंप्लेन से 1000 बीमारियां बन सकती है अपनी, ठीक है। तो उसी तरह से लाइफ लॉन्ग लर्नर अपने को रहना पड़ेगा। अच्छा, लीडर होना जरूरी है क्या डॉक्टर के लिए? क्यों लीडर होना क्यों जरूरी है? लीडर होना इसलिए जरूरी है कि जैसे पीएचसी अपन मिनिमम बेसिक जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है, पीएचसी पे बात करें तो पीएचसी पे कितने का स्टाफ होता है? 15 का स्टाफ होता है, मान लो आप, है ना। तो 15 जनों को आपको लीड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के हजारों प्रोग्राम आते हैं, आरएनटीसीपी आ गया, वैक्सीनेशन आ गया, सीजनल बीमारी आ गई, उसको रिपोर्ट करो, उसको सबमिट करो, वैक्सीन का पता करो, न्यूबॉर्न बेबीज का पता करो, प्रेग्नेंट फीमेल्स का पता करो, न्यूट्रिशन का पता करो, फैमिली में कितने को एनीमिया उसका पता करो, है ना। तो ऐसे काम दिए जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या लगता है कि अपन डॉक्टर बन गए, पर पीएचसी पे आके लगता है कि अपन अपना काम काफी टफ जॉब है ना। डॉक्टर की जो रिपोर्ट तैयार करना, ये करना, वो काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को लीडर बनना जरूरी है। और कोई भी स्टेज है, एमडी कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, तो आपको लीडर के लिए जो क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स आएगी तभी आप नॉलेज गेन कर पाओगे, ठीक है। और लास्ट में क्या, प्रोफेशनल का मतलब क्या है? हु इज कमिटेड टू एक्सीलेंस, इज एथिकल, रेस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल टू द पेशेंट। प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है? जैसे कंपनियां होती है, जैसे आप कोई कंपनी में शिकायत दर्ज कराते हो, मान लो आपका फोन काम नहीं कर रहा है, एयरटेल का रिचार्ज नहीं हो रहा, तो जैसे वो रिसेप्शनिस्ट बात करता है ना, वैसे आपको बात करनी चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब है बिल्कुल एथिकल, रेस्पॉन्सिव, हाँ सर आपकी जो क्या क्या समस्या, आप ध्यान रखेंगे इसका। कोई भी पेशेंट की कंप्लेन आती है, टेंडर कंप्लेन करता है, तो उसको भी आपको एम्पैथिकली बिल्कुल, है ना, पेशेंट की कंप्लेन को भी और पेशेंट के टेंडर की कंप्लेन को बिल्कुल एम्पैथिकली और रेस्पॉन्सिव वे में
सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल हो, आजकल अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी हो गया। थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर लापरवाह है तो हाई चांसेस ऑफ मेडिकल लीगल केसेस, है ना। कई तो ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेगी, डॉक्टर पूरा अलर्ट रहे, पेशेंट को पूरी केयर दे रहा है, फिर भी उसके खिलाफ केस हो गए, ठीक है, तो आपको काफी अकाउंटेबल होना पड़ेगा ना। इसलिए आपको अपने गोल्स, रोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ये सब बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए ना। इसलिए आपको एटकॉम की क्लासेस इसलिए कराई जा रही है कि आपके क्या रोल्स है, आपके लेवल पे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और पेशेंट को कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेशन का कितना रोल है, ठीक है। कई बार क्या है कि पेशेंट के अगर अटेंडर सेटिस्फाई है तो उसका मतलब सब सेटिस्फाई है, आपने कितना उसके लिए प्रैक्टिस की, कितनी काम की, वो अलग चीज हो जाती है। और पेशेंट को कम्युनिकेट कर देते हो टाइम टू टाइम, जैसे काउंसलिंग करते हैं ना सीरियस पेशेंट होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर काउंसलिंग नहीं करी तो आप पेशेंट को लगता है कि उसने मेरे पेशेंट को देखा ही नहीं, है ना, डॉक्टर मेरे पेशेंट को देख ही नहीं रहा, ठीक है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। रोल्स, रोल्स में क्या है, पांच वर्ड आ रहे हैं ना, तो इसके भी 5 ही रोल डिफाइन किए हैं, एनएमसी ने डिफाइन किए हैं। बाई चांस आपसे कोई पूछ ले तो ये पता रहना चाहिए आपको। क्लिनिशियन का मतलब क्या होता है, हु अंडरस्टैंड, प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव। प्रिवेंशन भी जरूरी है, इसलिए पीएसएम वाला सब्जेक्ट है ना अपने लिए, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिसिन, पीएसएम को अपन बोलते हैं ना, ठीक है। तो प्रिवेंशन एंड क्यूरेशन। प्रमोट, पेलिएटिव, पेलिएटिव का क्या मतलब होता है, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ केयर का भी आपको कब किसी को काउंसलिंग करनी है वो पता होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, जो फिजिकल में पढ़ते हो। केयर विद कंपेशन, ठीक है, पूरा उसमें आपका कंपेशन दिखना चाहिए। लीडर एंड मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम एंड सिस्टम विद कैपेबिलिटी टू कलेक्ट, एनालाइज, सिंथेसाइज एंड कम्युनिकेट हेल्थ डाटा अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो डेटा कहां से मिलेगा आपको, हेल्थ का, जहां से भी डेटा मिल रहा है, हॉस्पिटल से मिल रहा है, अगर डिपेंड करता है आप कौन से स्टेशन पे काम कर रहे हो, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर, ठीक है। टर्शियरी केयर के डेटा अलग होते हैं, प्राइमरी केयर के डेटा अलग होते हैं, तो उन सारे डेटा को आपको कलेक्ट करना आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए, उनका सिंथेसिस करना आना चाहिए। एनालिसिस की बाद की स्टेज आती है, उससे सिंथेसिस, किसी रिजल्ट पे पहुंचाओ आप, ठीक है। मतलब जैसे आपको डेटा मिला कि इतने पेशेंट वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको कैसे डाटा इकट्ठा किया आपने, उसको एनालिसिस कर लिया आपने, मान लो 10% नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे होंगे, तो उसको कैसे, हाउ टू डू इज सिंथेसाइज एंड कम्युनिकेट जो भी आपकी हायर अथॉरिटीज है, ठीक है, गवर्नमेंट है या आपका मेडिकल कॉलेज है, उस पर आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। फिर आता है कम्युनिकेटर विद पेशेंट, फैमिलीज, कलीग्स एंड कम्युनिटी, यानी चारों स्टेज में कम्युनिकेशन आना चाहिए आपको। लाइफ लॉन्ग लर्नर, कमिटेड टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द स्किल्स एंड नॉलेज। ये 5 रोल्स, ये सबको आने चाहिए आपको। जो अपन कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं, competency based learning would include and designing implementation medical education curriculum that focus on desired and observable ability to real life situations in order to effectively fulfill the role of the listed in item 2 above Indian medical graduation, ठीक है। तो क्लिनिशियन के रूप में जो अपन ने बात कर ली थी, उसकी क्लिनिशियन को भी अब इसने कितनी बता दी, लगभग 15 क्वालिटीज, ठीक है। एज ए क्लिनिशियन आप में 15 कंपिटेंसीज होनी चाहिए। जैसे डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेट आता है अपना स्किल में, ठीक है, स्किल में आता है, काउंट होता है। नॉलेज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, जैसे एनाटॉमी में आपको क्या क्या आना चाहिए, वो कंपिटेंसी आएगी। फंक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मोलिकुलर, सेलुलर, बायोलॉजिकल, क्लिनिकल, बिहेवियर एंड सोशल पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद में क्या आना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ एबनॉर्मल ह्यूमन स्ट्रक्चर, पहले नॉर्मल आना चाहिए फिर एबनॉर्मल आना चाहिए,
sanctions development of from molecular, cellular and biological, वही सेम clinical, behavior and social perspective। फिर आना चाहिए आपको नॉलेज ऑफ मेडिको लीगल, सोसाइटल, जो पीएस आपको पढ़ाते हैं फॉरेंसिक में, मेडिको लीगल एस्पेक्ट किसमें पढ़ाते हैं आपको, फॉरेंसिक में। सोसाइटल, एथिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन, प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ केयर। फिर आपका है एज ए क्लिनिशियन, चौथी कंपेटेंसी क्या आती है एज ए क्लिनिशियन, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ नेशनल एंड रीजनल हेल्थ केयर पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उनका पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग नेशनल हेल्थ मिशन फ्रेमवर्क, पीएससी कैसे बनती है, सीएससी कैसे बनती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैसे बनता है, कितने हॉस्पिटल है, कितने बेड होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज के लिए कितना बेड होना चाहिए, कितने सीट्स होनी चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ केयर डिलीवरी, डिजीज प्रिवेंशन, इफेक्टिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस, क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, सबका पता होना चाहिए। फिर ये 3.15 कंपेटेंसी, पांचवी कंपेटेंसी क्या होनी चाहिए एज ए क्लिनिशियन, एबिलिटी टू इलिसिट एंड रिकॉर्ड फ्रॉम द पेशेंट and other relevant sources including relative caregivers and history that is complete and relevant to disease identification, prevention and health promotion। मतलब उसकी हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए पेशेंट की, और संबंधित जो जितना भी रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट करना आना चाहिए आपको। फिर क्या है 6, डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू इलिसिट एंड रिकॉर्ड, आ जाओ फटाफट, ठीक है। रिलेवेंट सोर्स इंक्लूडिंग रिलेटिव्स, केयर गिवर्स से होना चाहिए। 7वीं क्या है एबिलिटी टू परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन आना चाहिए दैट इज कंप्लीट एंड रिलेवेंट टू द डिजीज, मतलब हिस्ट्री लेना आना चाहिए, एग्जामिनेशन आना चाहिए। सर आपका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, जैसे मेडिसिन में जाओगे, ऑब्स में जाओगे, तो सब में आपको हिस्ट्री लेना और फिजिकल एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस बताया जाएगा। तो एज ए क्लिनिशियन आपको हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड कीपिंग आना चाहिए, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन आना चाहिए। फिर क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, जजमेंट लेना चाहिए, कौन सी जांच कराएंगे पेशेंट की, ठीक है, एडमिट करना है, ओपीडी बेसिस पे करना है। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड इंटीग्रेट अवेलेबल डेटा इन ऑर्डर टू एड्रेस पेशेंट प्रॉब्लम एंड जनरेट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रिएट करना आना चाहिए इस पेशेंट का। फिर क्या मेंटेन एक्यूरेट एंड क्लियर अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए। बाद में आपको पता पड़ेगा कि थीसिस कैसे बन रही है ना, पेपर कैसे पब्लिश हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसका पेशेंट के जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनके पास जो रिलेवेंट डाटा है उसका आपको रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। फिर अब प्रिस्क्राइब एंड सेफली एडमिनिस्टर अप्रोप्रिएट थेरेपीज देना आना चाहिए, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन आना चाहिए, फार्माकोथेरेपी का पता होना चाहिए, और डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ रिलेटेड केयर, पेन एंड एलिवेटिव केयर, रिहेबिलिटेशन, गवर्नमेंट के जो हेल्थ प्रोग्राम्स पॉलिसीज है उनके पता होना चाहिए इस बारे में। फिर क्या डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स, क्रोनिकली मेंटल और फिजिकली इल पेशेंट्स का। 14 क्या है आपकी आइडेंटिफाई एंड रेफर द पेशेंट, किस पेशेंट का आपको आइडेंटिफाई करना कि किस पेशेंट को आप खुद ट्रीट कर सकते हो और किस पेशेंट को हायर स्पेशलिटी के पास भेजना है। ये अपन मतलब क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं इसके लिए कि आपको प्राइमरी केयर, प्राइमरी कॉन्टेक्ट का जो पेशेंट आ रहा है ना, एट द सोसाइटी के लेवल, प्राइमरी जितने पीएचसी के लेवल पे बैठ के सोच रहे हैं अपन कि पीएचसी पे अपने पास कोई पेशेंट आता है तो अपन उसको क्या क्या कर सकते हैं अपन उसके बारे में। ठीक है, क्लिनिशियन या फिजिशियन ऑफ द फर्स्ट कॉन्टेक्ट है ना, इसके लिए आईएमजी का मतलब है कि यू शुड बी ए क्लिनिशियन ऑफ द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन, डेमोन्स्ट्रेट फैमिलियरिटी विद बेसिक क्लिनिशियन ट्रांसलेट, रिसर्च करना आना चाहिए। ठीक है,
फिर लीडर, एज ए लीडर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आप में? जैसे आप मान लो मेडिसिन में हो या मेडिसिन में आप पीजी करोगे, या इंटर प्रोफेशनल, आप पीएससी पे बैठे हो, आपके पास सरपंच आ रहा है, कोई सरपंच कह रहा है डॉक्टर साहब इसका इसकी पट्टी कर दो, इसका इलाज ऐसे कर दो, इसको ड्रिप लगा दो, तो आपको एज ए लीडर वहां पे आना पड़ेगा कि इसको ड्रिप की जरूरत है नहीं है, इसको इंजेक्शन की जरूरत है नहीं है। वो बोलेंगे यार डॉक्टर साहब इसकी एंटीबायोटिक दे दो, इसको एंटीबायोटिक की जरूरत है ही नहीं है। तो आप एज ए लीडर वहां पे आना पड़ेगा आप, ठीक है। इंटर प्रोफेशनल हेल्थ केयर टीम, आपका स्टाफ वाला बोलता है कि साहब इसको, मान लो कोई एक्सरे लाके बोलता है साहब इसको, पीएससी पे क्या होता है कि जैसे कई बार अपने नर्सिंग केयर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब इसकी टीबी की दवाई शुरू कर दो, तो आपको डिसीजन लेना होगा कि वास्तव में इसको टीबी की दवाई की जरूरत है ही नहीं है। वो कब कर पाओगे आप? जब आपको नॉलेज है कि टीबी के क्या सिम्टम्स आते हैं। कई बार आपको प्रेशराइज करते हैं, कई साहब मैं कर रहा हूँ ना इसको टीबी है, क्योंकि आपको कैनुला लगाना आता नहीं, कैथेटर लगाना आता नहीं है। अगर आपने कॉम्पिटेंसीज अर्न नहीं किए तो आपको कुछ आता नहीं है, तो उस समय आपको फिर अनएथिकल सोर्स या इंटर जो डिपार्टमेंटल पर्सन वो अनएथिकल प्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सारी कॉम्पिटेंसीज आनी चाहिए, उसके बाद में लीडरशिप आनी चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड फंक्शन इफेक्टिवली हेल्थ केयर टीम लीडर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। पेशेंट को एजुकेट एंड मोटिवेट करना आना चाहिए, पूरी टीम को एजुकेट एंड मोटिवेट करना आना चाहिए। फिर एक्सेस एंड यूटिलाइज करना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं। आपके मान लो लाख रुपए का फंड आ रहा है, 2 लाख रुपए फंड आ रहा है पीएससी पे, तो उसको कैसे यूटिलाइज करोगे? कॉस्ट इफेक्टिव, फेयर एंड जुडिशियल मैनर में। फिर पार्टिसिपेट करना आना चाहिए अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली इसमें एडवांस क्वालिटी ऑफ लाइफ केयर में। फिर रिकॉग्नाइज एंड एडवोकेट हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन। कम्युनिकेटर के रूप में क्या क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेट एडुकेटली, सेंसिटिवली एंड इफेक्टिवली विद द पेशेंट इन द पेशेंट लैंग्वेज। पेशेंट को मरीज की भाषा में बता दिया गया। पेशेंट अंडरस्टैंड, एंश्योर करना चाहिए पेशेंट अंडरस्टैंड कर जाए आपकी मैटर को। डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू एस्टैब्लिश प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद पेशेंट, फैमिली एंड पॉजिटिव एथिकल एंड एम्पैथिकल वे में। फिर आना चाहिए आपको कम्युनिकेटर के रूप में, कम्युनिकेट विद पेशेंट इन मैनर रेस्पेक्टफुल ऑफ पेशेंट प्रेफरेंस, वैल्यूज, प्रायर एक्सपीरियंस, बिलीफ एंड कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी मेंटेन रखनी चाहिए पेशेंट की। फिर क्या? डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पेशेंट्स, कलीग एंड फैमिली इन ए मैनर दैट एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड शेयर डिसीजन मेकिंग। इस वे में आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। अच्छा, लाइफ लॉन्ग लर्नर के रूप में कैसे करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव सेल्फ असेसमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, कंटिन्यू लर्निंग, रिफाइन एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एक्वायर न्यू स्किल्स। फिर एबिलिटी टू अप्लाई न्यूली गेन नॉलेज, स्किल्स एंड केयर ऑफ द पेशेंट। जो स्किल आपने अर्ज किए, मान लो आपको राइस ट्यूब डालनी है, कैथेटर डालना आ गया, आईवी कैनुला डालना आ गया, तो उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए। एबिलिटी टू इंट्रोस्पेक्ट एंड यूटिलाइज एक्सपीरियंस टू एनहेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। एबिलिटी टू सर्च आना चाहिए, क्रिटिकली इवेल्युएट द मेडिकल लिटरेचर को पढ़ना आना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी, कौन सी बुक सही है, कौन सी गाइडलाइन सही है, एनाटॉमी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, फिजियोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, है ना, बायोकेमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सारा लिटरेचर आपको पता होना चाहिए। फिर क्या? प्रोफेशनल के रूप में प्रैक्टिस सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड विद रेस्पेक्ट प्रैक्टिस करना आनी चाहिए। और कलीग्स एंड पेशेंट्स और सोसाइटी से प्रोफेशनल बाउंड्रीज में प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड मैनेज द एथिकल एंड प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पता करना आना चाहिए। अबाइड बाय प्रेस्क्राइब्ड एथिकल एंड लीगल कोड्स। डेमोन्स्ट्रेट ए कमिटमेंट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। तो ये आपके
रोल्स कंपिटेंसीज है, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन अगली क्लास में करें। वो दे दो, पेपर दे दो।